हेलो बच्चों, आपके सोशल साइंस का जो पेपर 29 मार्च को है, वेडनेसडे को, उसकी मैं पूरी कॉपी लेके आ चुका हूं जो पेपर आपके आने वाला है। तो यहाँ पर जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो एक एक नंबर में होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये पूरी वीडियो आपको जरूर देखनी है। इतना शॉर्टली से मैं बोलता हूँ, आपको इनमें से प्रश्न जरूर क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, यानी भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका हमारा आंसर होगा बी, वॉरेन हेस्टिंग। याद रखना क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, When was the permanent settlement implement by the company, यानी कब जो कंपनी द्वारा परमानेंट सेटलमेंट लाया गया, कब लाया गया था। ये लाया गया था इन 1793 को परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था, ठीक है। अब सी पॉइंट देखिए, द लास्ट मुगल एम्पियर वॉज, लास्ट यानी अंतिम जो मुगल शासक था वो कौन था। लास्ट मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए डी पॉइंट, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखो एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को नॉमिनेटेड किया जाता है राज्यसभा में। तो भैया इसका आंसर आपका होगा बी, 12। कितने नॉमिनेट करता है, 12 नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट राज्यसभा में, ठीक है ना। When did the शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल एक्ट फॉर्म, कब बनाया गया था, यानी कब बनाया गया था। ये बनाया गया था हमारा, इसका आंसर होगा 1987 को बनाया गया था। शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल एक्ट लाया गया था, जब कब लाया गया था, 1989 को लाया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, बी होगा। अगला ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है, तो जयसंबंध लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, यानी जो जयसंबंध लेक है वो किस डिस्ट्रिक्ट, किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है बच्चों, ये हमारे स्थित है जो उदयपुर में। किस में स्थित है बच्चों, उदयपुर में स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। तो बच्चों हमने अभी पूरे 6 जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं उनको देखा है। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इनमें से आपको क्वेश्चन 100% मिलेंगे। तो अब हम जो बात करने वाले हैं, आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मैच दी फॉलोइंग करना है। मैच मतलब इनको हमको मिलाना है। तो देखिए हेड ऑफ विलेज पंचायत, यानी विलेज पंचायत का कौन हेड होता है। तो आपको पता होगा, ये तो कॉमन सी बात है, कौन होता है, सरपंच होता है। कौन होता है बच्चों, सरपंच होता है। बी पॉइंट देखिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट टिडल एनर्जी स्टेशन, यानी पहला टिडल एनर्जी स्टेशन कहां, कब यहां पर बना हुआ था, कब बनाया गया था और कहां पर बना था। तो इसका आंसर होगा बहुत आपके फ्रांस होगा। क्या होगा बच्चों, फ्रांस होगा। यानी पहला जो टिडल एनर्जी है वो कहां पर लगाया गया था, फ्रांस में लगाया गया था, ठीक है। अब है चौरी चौरा जो कांड था वो कब हुआ था। तो ये जो हुआ था बच्चों वो हुआ था 1922 को। कब हुआ था बच्चों, 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, ठीक है। मालवाड़ी सिस्टम कब लाया गया था, 1822 को लाया गया था बच्चों। कब लाया गया था, 1822 में मालवाड़ी सिस्टम को लाया गया था। अब हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट, यानी किसके खिलाफ लड़ा गया था बच्चों। जो चंपारण मूवमेंट था वो किसके अगेंस्ट लड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा हमारा इंडिगो प्लांटर्स। किसके खिलाफ लड़ा गया था बच्चों, यहाँ पर इंडिगो प्लांटर्स, यानी जो नील के पौधों को उगाते थे ना, उनके खिलाफ लड़ा गया था चंपारण मूवमेंट। याद रखिएगा किनके खिलाफ लड़ा गया था, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ लड़ा गया था, के खिलाफ थे। अगला शांति निकेतन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी बच्चों। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 1901 में, 1991 में आपके शांति निकेतन की बेटा स्थापना की गई थी। अगला द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली गेव एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि हमें एक राज्य भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। किस भाषा को दिया था बच्चों, इसका आंसर होगा हिंदी को, क्योंकि हमारी जो हिंदी थी उसको हमें ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिया गया था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आधार पर द लैंड बिलोइंग टू ट्राइबल पीपल कैन नॉट बी सोल्ड और ब्राउट बाय, किस पीपल द्वारा, जो लोग थे ट्राइबल पीपल थे वो न तो जमीन को बेच सकते थे और न खरीद सकते थे। कौन से लोग से बेटा, इसका आंसर होगा नॉन ट्राइबल। जो नॉन ट्राइबल लोग थे वो कभी भी
जो जमीन थी वो न तो खरीद सकते थे और न उसको बेच सकते थे बच्चों। तो हमारा 6 का आंसर होगा नॉन ट्रिबल। अब देखिए लास्ट 7th क्वेश्चन जो कि फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करना क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है हमारा टूरिज्म, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पर्यटन। जाते हैं ना हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो भैया आपके ये वेरी शॉर्ट का टाइप के जो क्वेश्चन थे दोस्तों, ये पूरे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप, बहुत आसान तरीके से देखने वाले हैं दोस्तों, और हम हर पेपर का आपको सॉल्यूशन लाके देंगे। और मैं आपको पूरी प्रायोरिटी के साथ बोलता हूं, पूरी 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको क्वेश्चन पेपर जरूर मिलेगा। आप जरूर पूरा एक बार जरूर चेक करना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ढंग से एक बार जरूर देखना बच्चों। तो अब हम देखेंगे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बेटा ये हमारे 3-3 नंबर में आएंगे, तो इनको हम कम से कम 3 से 4 लाइन में इनका आंसर जरूर देना होगा। तो अब देखिए हमारा 8th क्वेश्चन, हु आर कैलीग्राफिट्स। बेटा इनको हम बोलते हैं हिंदी में सुले, जो लिखते थे ना, जो साफ राइटिंग में अच्छी राइटिंग में लिखते थे, उनको किनको कहा जाता था? तो देखिए मैंने पहले ऑलरेडी इनका आंसर लिख रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो कैलीग्राफिट्स आर दोज हु आर स्पेशलाइज्ड, यानी जिस चीज के बारे में आप जानते हैं उनको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी कि वो अच्छी राइटिंग लिख सकते थे। कैलीग्राफिट्स कॉपीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, और वो क्या करते थे, किसी भी कॉपी, कोई भी कॉपी थी, कॉपी कर सकते थे किसी भी डॉक्यूमेंट्स की, कोई भी उनको डॉक्यूमेंट्स होता था उनको वो सेम उतार सकते थे, उन्हीं को हम बोलते थे कैलीग्राफिट्स। आ गया फॉर्म, कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हु आर कैलीग्राफिट्स, इसका मैंने आपको आंसर बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 क्वेश्चन, विच डिमांड ऑफ नाना साहेब, नाना साहेब ने कोई डिमांड की थी, वॉज रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना, बाय द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश द्वारा कौन सी डिमांड थी जो कि नाना साहेब की वो इनकार कर दी थी? तो दोस्तों इसका आंसर देखिए, नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड प्लीज दैट द कंपनी दैट ही वुड बी गिवन हिज फादर पेंशन। वो चाहते थे कि उनके पिताजी को भी क्या मिले, पेंशन मिले, व्हेन द लेटर डाई, यानी उनकी मृत्यु होने के बाद उनको पेंशन मिलती रहे। बट दिस डिमांड वाज रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश। बहुत आसान लैंग्वेज में दोस्तों, तो ये लैंग्वेज जो ये डिमांड थी दोस्तों, वो क्या थी, ब्रिटिश द्वारा मना कर दी गई थी, रिजेक्ट कर दी गई थी दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ बैठ रहा होगा। तो इसी प्रकार जो आपका साइंस का पेपर होगा बच्चों, उसकी भी हम आंसर की आपको पूरा पेपर टोटल वो लाके देंगे। और जो आपका मैथ का पेपर है उसकी हम लाइव क्लास लगाएंगे। आपके जिस दिन से पेपर होगा हम नाइट, रात को क्लास लगाएंगे, वो आपके 8 बजे से और 10 बजे के बीच में दोस्तों वो क्लास लगेगी। तो मैं आपको पूरी श्योरिटी के साथ बोलता हूं 4 से 5 दिनों में हम पूरी मैथ को पूरा रिवाइज करेंगे और आपको 100% आप 80 में से 80 नंबर लेकर आने में सफल होंगे दोस्तों। तो अब ध्यान से समझिएगा और आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। इससे क्या है, आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी दोस्तों मिलता रहेगा और जो भी संबंधित पेपर होगा दोस्तों वो भी आपको जल्दी से प्राप्त होता रहेगा। तो अब देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड महात्मा गांधी वेट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स, यानी जो महात्मा गांधी थे वो बच्चों को क्यों सिखा रहे थे हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हिम, यानी गांधी जी के अनुसार, महात्मा गांधी जी के अनुसार, दिस विल डेवलप मतलब होता है विकास करना, ए पर्सन माइंड, यानी उनके दिमाग और सोल, उनके आत्मा को, यानी कि उनके मानते थे, गांधी जी मानते थे कि जो हैंडीक्राफ्ट है वो बच्चों में या किसी इंसान में, किसी बड़ों में, किसी में भी वो क्या कर सकता है, माइंड और सोल को डेवलप कर सकता है दोस्तों। इसका सेकंड पॉइंट हो रहा है, पीपल हैड टू वर्क विथ देयर हैंड्स, यानी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अपने हाथों से जब लिखेंगे, लर्न ए क्राफ्ट, तो क्राफ्ट के बारे में सीखेंगे दोस्तों। एंड नॉन हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेट, और किस प्रकार जो कई प्रकार की थिंग्स होती है वो किस प्रकार ऑपरेट हो सकती है, वो ये समझते थे कि इन सब चीजों को हम हैंडीक्राफ्ट द्वारा सीखा जा सकता है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम हमारा 11th क्वेश्चन, व्हाट वाज रोल्ड एक्ट और लॉ। बहुत शानदार क्वेश्चन है। रोल्ड एक्ट क्या था दोस्तों, तो यहां पर है कि रोल्ड एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश, ये ब्रिटिश द्वारा पास किया गया था गवर्नमेंट इन 1919। ध्यान रखना कब पास किया गया था, 1919 को रोल्ड एक्ट पास किया गया था। थ्रू दिस एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश सरकार थी, कैन इम्प्रिजन पीपल, यानी कि उनको जेल में डाल सकती थी विदाउट ड्यू ट्रायल, यानी बिना किसी ट्रायल के, यानी जो उनके खिलाफ कुछ भी आवाज उठाता, कुछ भी करता, उनको बिना किसी
मुकदमे चलाए, कुछ भी करे, उनको क्या कर सकती थी, उनको जेल में डाल सकती थी। वो ही था दोस्तों रोल्ट एक्ट। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, डिफाइन, अभी 12th क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऑब्जेक्टिव मतलब हमें उद्देश्य बताने हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान दोस्तों। तो इनके हमें कोई दो आपको उद्देश्य बताने हैं। तो देखिए फर्स्ट देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री। ये एक सेट करता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए एलिजिबल होगा, उसको करना पड़ेगा, उसको उस चीज को हम बोलते हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज का सर्व करता है, हेल्प करता है। और हमारा सेकंड पॉइंट है, द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस, जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। और ये पॉलिटिकल सिस्टम को क्या करता है, नेचर को डिफाइन करता है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर प्रकार के क्वेश्चन का मैं आंसर भी आपको हाथ से उसी प्रकार देता जा रहा हूं। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए 13, डिफाइन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों अब हमें बताना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हम क्या समझते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या होता है दोस्तों। तो इसका हम आंसर देखते हैं यहां पर कि जो हाई कोर्ट है दोस्तों, देयर इज अ हाई कोर्ट एट अ मिडिल लेवल। जो हाई कोर्ट होता है दोस्तों वो मिडिल लेवल का होता है। ईच स्टेट हैज अ हाई कोर्ट विच इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। प्रत्येक राज्य, स्टेट मतलब होता है राज्य, प्रत्येक राज्य में एक कोर्ट होता है और उस राज्य का वो कोर्ट जो होगा हाई कोर्ट, वो सबसे क्या होता है, हाई कोर्ट माना जाता है, मतलब ऊंची रैंक पे होता है। तो ये इस प्रकार के हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम हाई कोर्ट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज अबव द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से बेटा ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ये सबसे बड़ा कोर्ट है हमारे इंडिया का, जो कि कहां पर स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट कहां पर स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14, एक्सप्लेन द नीड ऑफ वोटर आर राइट टू लाइफ। यानी हमें बताना है कि हमारे जीवन में हमें क्या राइट मिला हुआ है कि हम किस प्रकार से जो पानी है उसका हम क्या कर सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए वोटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड गुड हेल्थ। यानी पानी हमारे लिए, जीवन के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए भी क्या होता है, आवश्यकता होती है। नॉट ओनली इज इट नेसेसरी, इसकी आवश्यकता ही नहीं अपितु फॉर अस टू बी एबल टू मीट अवर डेली नीड्स। ये हमारे डेली नीड्स होते हैं, दिनचर्या होती है, उनमें आवश्यक रूप से काम आते हैं। बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन हम अच्छा पानी पिएंगे, कैन प्रिवेंट मैनी वाटर रिलेटेड डिसीजेस। तो हमें क्या करता है कि प्रकार की प्रिवेंट करा सकता है किसी भी वाटर डिसीजेस, क्या होती है, बीमारियों से। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या पीना चाहिए, हमें बिल्कुल साफ फ्रेश वाटर को पीना चाहिए। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम 15 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हमें डिफरेंस बताना है, इनमें अंतर बताना है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है दोस्तों। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेस्ड क्विकली, यानी आसानी से वो दोबारा रिप्लेस किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए एयर, सोलर एनर्जी, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब चीज हमारे रिन्यूएबल कहलाते हैं। ठीक है। यानी जिनको हम आसानी से वापस प्राप्त किया जा सकता है, ये बोल लो आप। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच आर लिमिटेड स्टॉक, जिनका लिमिट स्टॉक है, यानी जो लिमिट मात्रा में, कम मात्रा में या निमित मात्रा में स्थित है, एक बार खत्म हो गए तो उनको वापस प्राप्त करने में दोस्तों लाखों हजारों साल लग सकते हैं। Only the stocks are exuded is many may take thousands of years to be renewed, यानी दोबारा इनको बनाने में हजारों साल लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, ये नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल क्या होता है, जिनको हम आसानी से दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, वो रिन्यूएबल होता है। और नॉन रिन्यूएबल दोस्तों वो होता है जिनकी मात्रा लिमिटेड है, तो उनको बनने में लाखों साल, हजारों साल लग सकते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। तो यहां तक अभी तक समझ बैठ रहा होगा। तो आपको प्रत्येक प्रकार के दोस्तों पेपर यहां से मिलने वाले हैं, आपके साइंस के, मैथ के। तो आप ध्यान से अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं यहाँ पर 16, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। यानी पानी की जो समस्या है उसको हमें डिफाइन करना है कि क्या क्या समस्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम आती है वाटर अवेलेबिलिटी के कारण। तो देखिए फ्रेश वाटर इज अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटी इन द वर्ल्ड। देखो पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन फ्रेश वाटर यानी कि जो पीने का पानी है दोस्तों वो बहुत कम मात्रा में है। तो यहाँ पर वही बोला गया है, फ्रेश वाटर इज अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटी इन द वर्ल्ड, सो देयर इन स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इज मैनी रीजन्स
ऑफ दी वर्ल्ड, यानी कई प्रकार की चिंतित करने वाली चीजें हैं कि पानी की मात्रा क्या है, कई जगह पर कई क्षेत्रों में बहुत कम है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, जहां पर अफ्रीका हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, इनमें पानी का शॉर्टेज दोस्तों बहुत कम है। यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम है, पीने योग्य पानी ही नहीं है, ये बोल दीजिए आप। तो इस प्रकार ये 16 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आपको जरूर लेना है, तब आपको अच्छे से और ढंग से देखना है दोस्तों, तब आपको पता चल जाएगा आपने कितना बेस्ट पेपर दिया है आप जब पेपर देने जाएंगे एसएसटी का। ठीक है, अब देखते हैं हम 17 क्वेश्चन। व्हाट इज द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? इनको हम मानव संसाधन बोलते हैं दोस्तों। ये खुद हमारे लिए होते हैं कि हम किस प्रकार, क्योंकि मानव के द्वारा ही हर प्रकार के संसाधन का कोई भी रिसोर्स है उनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, ह्यूमन इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर अ कंट्री, यानी कि जो ह्यूमन होते हैं, मानव होता है, वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की कार्य मानव के द्वारा ही संपन्न होता है। हाँ, मशीनरी से हो सकता है, लेकिन उसको भी ऑपरेट एक बार इंसान ही करेगा। ठीक है ना, बिकॉज ह्यूमन इज अ ओनली रिसोर्स दैट मेक नेचुरल रिसोर्सेज यूजेबल। मैंने पहले बोला था, क्योंकि ह्यूमन ही एक ऐसा रिसोर्स है जो कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स है उसको यूजेबल कर सकता है, उसको आसानी से उपयोग में ला सकता है बाय इट्स स्किल एंड एबिलिटी। हेल्थी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, यानी कि जो व्यक्ति संबंधित रिसोर्स के बारे में पूरी जानकारी रखता है, उस के आधार पर वो संबंधित रिसोर्स को आसानी से उपयोग में ला सकता है आवश्यकता के अनुसार। तो ये हमारा 17 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम 18 क्वेश्चन। व्हाट आर द मेजर नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस इन राजस्थान। बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों, कि जो टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं, जैसे आप बोल दीजिए राजस्थान में ताजमहल को, सॉरी ये तो आगरा का हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हम हवा महल बोल सकते हैं, जल महल भी बोल सकते हैं, जयपुर में स्थित है ये सब। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ऐसे हमें टूरिस्ट प्लेसेस बताने हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बताते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा है। अब हमारा यहाँ पर 18 क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, ब्यूटीफुल सैंड डन्स इन जैसलमेर, यानी जो रेत के टीले हैं वो कहां पर है, जैसलमेर में है। ये भी एक बहुत शानदार पर्यटक स्थल है दोस्तों, टूरिस्ट प्लेस है। पुष्कर लेक इन अजमेर, और जो पुष्कर लेक है वो कहां पर है दोस्तों, अजमेर में है। ऐसे आपको कुछ नाम बताने हैं। राजसमंद लेक इन राजसमंद, और रणथंबोर नेशनल पार्क ऑफ सवाई माधोपुर, बहुत शानदार कि सवाई माधोपुर में रणथंबोर नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों। सरिस्का नेशनल पार्क कहां पर है, अलवर में है दोस्तों। कैलादेव घना नेशनल बर्ड सेंचुरीज ऑफ भरतपुर, और कैलादेव जो घना नेशनल बर्ड सेंचुरी वो कहां पर है दोस्तों, वो भरत में सिचुएटेड है, यहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार से ये हमारा 18 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए अगला 19 क्वेश्चन दोस्तों। इसके लिए हमें मैप, अब मैं आपको फिर बताता हूं, मैं पूरा मैप की एक वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों, जो राजस्थान का आपके आने वाला है डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है, अभी हम जो संबंधित जो हमसे पूछा गया है उसी मैप के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, और देखते हैं हम किस प्रकार यहां पर मैप को करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमें बताना है जोधपुर। तो जोधपुर कहां है दोस्तों, तो जोधपुर जो पाया जाएगा दोस्तों वो यहां पर पाया जाएगा जैसलमेर के यहां नीचे इधर टाइप से। तो यहां पर दोस्तों हमारा होगा जोधपुर। क्या होगा दोस्तों, जोधपुर होगा। क्या होगा दोस्तों, जोधपुर होगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, अगला नेक्स्ट जयपुर बताना है दोस्तों। तो जयपुर कहां पाया जाता है, तो जयपुर जो पाया जाता है वो यहां पर सीकर और अलवर के नीचे पाया जाता है। और सीकर जो अलवर है दोस्तों, ये सीकर होता है, ये हमारा अलवर है। तो इसके नीचे दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों वो हमारा होता है जयपुर। क्या होता है दोस्तों, जयपुर होता है। तो यहाँ पर जयपुर पाया जाता है। अगला हमें क्या बताना है, जैसलमेर बताना है दोस्तों। तो जो जैसलमेर है, तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला काना है जो इधर से हमारे लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों, वो हमारा है जैसलमेर का। तो जो जैसलमेर है दोस्तों वो कहां पाया जाता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने आपको 3 फिल करके बताए हैं, बाकी मैं पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है उन सबों को हम फिल करेंगे। हम अगले वाली जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं दोस्तों वो पूरी मैप की होगी आपके डिस्ट्रिक्ट की। तो आपको इतनी भी शॉर्टी से बोलता हूं कि आपको मैप भी हम पूरे अच्छे ढंग से करवाएंगे दोस्तों। और अब हमारे शुरू होते हैं क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के। तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन दोस्तों अब हम देखेंगे यहाँ पर
तो जो हमारे ये 6 नंबर में आते हैं दोस्तों, ये 6 नंबर का एक पर क्वेश्चन आता है इसका, और में आता है हमें इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक को करना होता है दोस्तों। तो व्हाट इज एग्रीकल्चर, खेती क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों हमें बिल्कुल इसके डिफरेंट टाइप बताने हैं, एग्रीकल्चर के कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हम बताते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर की क्या डेफिनेशन होती है, क्या एग्रीकल्चर है, किसको हम खेती बोलते हैं। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी इन इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स यानी फसल उगाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रीयरिंग ऑफ लिव स्टॉक। रीयरिंग मतलब होता है पालते हैं ना, पशुपालन को करते हैं उनको उस टाइप में, जैसे गाय पालते हैं उस टाइप से। ये सब चीज क्या है, एग्रीकल्चर के दोस्तों पार्ट हैं। अगला जो हमें बताना था, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेन टाइप। 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, और 2 टाइप कौन कौन से हैं, सबसिस्टेंस और एक होता है कॉमर्शियल फार्मिंग। तो ध्यान से समझिएगा क्या होते हैं दोस्तों ये। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसेड टू मीट द नीड ऑफ फार्मर फैमिली। ये दोस्तों जो किसान अपने खुद के लिए, अपने जीवन यापन के लिए दोस्तों करता है, उसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस, यानी घर के यूज के लिए भी करता है, उसी को हम बोलते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस और एक होता है प्राइमेटिव सबसिस्टेंसेस। ये 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, इनका 2 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, इनको भी आपको याद जरूर करना है। अगला आता है, नाम से पता चल रहा है, कॉमर्शियल फार्मिंग। यानी कॉमर्शियल क्या होता है दोस्तों, जो उद्योग टाइप में यूज ली जाती है। इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोवन एंड एनिमल आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। यानी जो बाजारों में बेचने के उद्देश्य से किया जाता है दोस्तों फार्मिंग, ये वो कहलाती है हमारी कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इन लार्ज मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन। और दोस्तों इसमें एक लाइन आई है कि जो इसमें फसल उगाई जाती है दोस्तों, वो बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, और कैपिटल यानी पूंजी भी बहुत अधिक मात्रा में लगती है दोस्तों। मोस्ट ऑफ वर्क, और अत्यधिक जो कार्य होता है, ज्यादातर जो कार्य होता है दोस्तों, वो मशीन द्वारा किया जाता है। किसी द्वारा किया जाता है, मशीन द्वारा किया जाता है दोस्तों। कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये दोस्तों इन चीजों में, कॉमर्शियल फार्मिंग में दोस्तों ये शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको एक कुछ डिफाइन करा दिया इसका कि एग्रीकल्चर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं दोस्तों। तो इसको आप उतार लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप याद ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन की। देखिए और में क्या है, दोनों में से आपको एक को करना है, लेकिन मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। एक्सप्लेन द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और पावर। नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी बतानी है दोस्तों क्या होती है। तो देखिए, दी रिजर्व्स ऑफ कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी आर लिमिटेड। रिजर्व मतलब होता है इनका जो रिजर्वेशन, जो इनको रखा जाता है वो बहुत लिमिट मात्रा में है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और पावर आर फॉलोइंग। कौन कौन से होते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों। पहला आता है सोलर एनर्जी, बहुत सुना होगा सोलर एनर्जी, पैनल भी लगे होते हैं दोस्तों। ये सोलर एनर्जी इज अ इंपॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन एंड कैन बी यूज इन सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों ये क्या किया जाता है, ये जो एनर्जी होती है वो सूर्य द्वारा प्राप्त की जाती है, और सोलर पैनल उसको क्या करता है, खींचता है, और उसको क्या करता है, एक सेल, एक बैटरी में जमा करता है, और फिर इस प्रकार हम उस एनर्जी का लाइट के रूप में भी उपयोग ले सकते हैं। ठीक है, अगला आता है विंड एनर्जी, बहुत शानदार। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्रेडिंग ग्रेन्स एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम ये जो दोस्तों यहाँ पर बोलना चाह रहा है इममेमोरियल, यानी कि जो विंड थी, जो पहले विंड मिल्स होती थी दोस्तों, पहले ज्यादातर वो जो ग्रेन्स होते थे उनके लिए और पानी को खींचने के लिए उपयोग में ली जाती थी दोस्तों। लेकिन अब के टाइम में विंड मिल्स, द हाई स्पीड विंड्स रोटेटेड द विंड मिल्स विच इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बेटा आज भी ये, अब जो इस समय जो यूज की जाती है दोस्तों, विंड एक एनर्जी जो आपने देखे होंगे, पवन चक्कियां होती हैं उस टाइप से, वो बड़ी बड़ी लगी होती है, और वो जो हवा आती है जब घूमती है, और उनके घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी बनने से ही हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती है दोस्तों। इस प्रकार से विंड एनर्जी मैंने आपको बता दिया है। फिर दोस्तों आप भूल मत जाना, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि हम साइंस का पेपर भी अपलोड करेंगे, लेकिन मैथ की मैं पूरी लाइव क्लास लगाऊंगा दोस्तों, उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। आपके कोई भी डाउट होगा हम पूरे डाउट को क्लियर करेंगे, और जितनी भी आपकी मैथ की एक्सरसाइज है दोस्तों पूरी हम कंप्लीट करेंगे, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो 8 से 10 बजे तक वो क्लास लगेगी, हमारे नाइट में लगेगी, और वो आपको ध्यान से लेनी है, और मैं पूरा आपको शॉर्टी से बोलता हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। साइंस के तुरंत बाद पेपर से वो स्टार्ट हो जाएगी इवनिंग में, ठीक है ना। तो अब हम, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, जिससे आप
क्लास आसानी से ले पाए दोस्तों। अगला देखिए न्यूक्लियर एनर्जी। दोस्तों क्या होता है? न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्ली ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली ओकरिंग एलिमेंट्स लाइक यूरियम एंड थ्योरियम। इन चीज को यूज लिया जाता है दोस्तों। द ग्रेटेड प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर ऑफ यूएस एंड यूरोप। ध्यान से कि जो इनका जो न्यूक्लियर का जो सबसे ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर जो करता है दोस्तों वो यूएसए और कौन है? यूरोप है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा। अगला देखिए फोर्थ पॉइंट, टिडल एनर्जी। ड्यूरिंग हाई टिड द एनर्जी ऑफ, अब यहां पर जो दी हुई है The tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity। दोस्तों ये वो होता है जो बांध होते हैं ना, बांध में एक क्या लगा दी जाती है? ब्लेड टाइप में लगा दी जाती है, और जब पानी जब उसमें से टकराता है उस ब्लेड से, तो वो जो ब्लेड है वो तेज गति से घूमती है, और घूमने के बाद दोस्तों वहां पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंपास होती है जो हमारे घर को रोशन करती है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ बताया है। अब देखिए लास्ट पॉइंट, बायोगैस। बायोगैस इज excellent fuel for cooking and lighting and produce hug amount of organic matter each year। ध्यान से समझिएगा, बहुत शानदार बायोगैस भी एक एक्सीलेंट फ्यूल है दोस्तों, जो कुकिंग और लाइटिंग में काम आ सकता है, और इससे भी इलेक्ट्रिसिटी कंपास होती है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने अभी पढ़ा है नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनके मैंने आपको पॉइंट बताए दोस्तों। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा है, तो इस प्रकार से हमने किया। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हमने देखा, और फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट था दोस्तों वो हमने कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 21, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी संसद होती है दोस्तों, इनका हमें रोल बताना है दोस्तों। तो देखिए मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट आर फॉलोज, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, यानी राष्ट्रीय गवर्नमेंट को सेलेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट द्वारा। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे केंद्र सरकार जो है, जैसे बीजेपी की जो है वो केंद्र सरकार है, उस प्रकार से इनको इलेक्ट किया जाता है, उनको चुना जाता है इस प्रकार से, वो पार्लियामेंट द्वारा होता है दोस्तों। पार्लियामेंट हैज 2 हाउसेज, 2 टाइप के हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा दोस्तों। कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों। अब देखिए द लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी विच हैज मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब होता है बहुमत, इन द लोकसभा, जिसको लोकसभा में मेजोरिटी मिल जाती है दोस्तों, वो पॉलिटिकल पार्टी क्या बनती है? लीडर बनती है। ध्यान रखना किसकी? ये लोकसभा की दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। पहला हम ये लोकसभा के बारे में दोस्तों ध्यान से, ठीक है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों हो सकते हैं यहाँ पर। अगला सेकंड पॉइंट, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म दी गवर्नमेंट। द क्वेश्चन हाउर इज इंपोर्टेंट मैकेनिज्म्स थ्रू विच एमपीज कैन बी इलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों ये क्या करते हैं? क्वेश्चन हावर होता है जो कि संसद में होता है, वहां उनके जवाब देने होते हैं, ठीक है ना। कई प्रकार के वहां पर लॉ भी बनाए जाते हैं, कानून भी संसद द्वारा ही पास किए जाते हैं दोस्तों। लास्ट में अंत में जाके वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं उनपे, ठीक है ना। अगला थर्ड पॉइंट आता है लॉ मेकिंग, कानून का निर्माण। इंडियन पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। बहुत शानदार दोस्तों कि जो इंडियन पार्लियामेंट है, भारतीय संसद है, वो हाईएस्ट लॉ मेकिंग काम करता है, क्योंकि वो ही पूरा कंट्रोल करता है लॉ को, ठीक है ना। लॉ मेकिंग इज अ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। बहुत शानदार कि इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है क्या है पार्लियामेंट का? लॉ बनाना, कानून निर्माण करना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अगला जो और है, मैं फिर बोल रहा हूं, हम इन दोनों क्वेश्चनों में से किसी एक को ही करना है, मैं आपको दोनों बता रहा हूं, ठीक है ना। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स बताने हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। फॉलोइंग आर मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला देखिए पहला पॉइंट, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज रेफर टू हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज द कंट्री एंड ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट शुड हैव पावर एंड ऑथोरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। यानी इनके आधार पर उनको ऑथोरिटी मिलती है किसी भी कार्य को करने के लिए, वो उसको बोलते हैं दोस्तों फेडरलिज्म। ध्यान से, फेडरलिज्म क्या है मैंने आपको बता दिया है। अगला देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म दी गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बहुत शानदार, ये भी आपको सेकंड पॉइंट दोस्तों इस प्रकार से करना है। अगला देखिए थर्ड पॉइंट, सेपरेशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। 3 टाइप के होते हैं दोस्तों, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी।
बहुत शानदार क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। 3 प्रकार के होते हैं, ये तीनों प्रकार आपको मैंने बता दिए हैं। बहुत शानदार अगला लास्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स। बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों। ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? इनको बोलते हैं मौलिक अधिकार, जो कि मिले होते हैं, ये हमको भी मिलते हैं दोस्तों। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इस प्रकार के कुछ इसके फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों। ये मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। और भी राइट्स है इसके, देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंडीज, इस प्रकार के कुछ राइट्स दिए हुए हैं दोस्तों। इनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट, जिनको हिंदी में हम मौलिक अधिकार बोलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने ये 21 क्वेश्चन भी आपको 21वां बताया है दोस्तों, 21। तो ये आप इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने ये 21 का जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसका और भी कंप्लीट कर लिया है। बहुत शानदार, ये फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये पूरा यहां पर कंप्लीट हुआ है। अब हम देखेंगे 22 क्वेश्चन। ग्रोथ एंड इलस्ट्रेट्स द रोल ऑफ डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग सोइल फॉर्मेशन, यानी सोइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से आपको इसका एक डायग्राम बनाना है। तो इस प्रकार से डायग्राम से हम इसको बताएंगे सोइल को कौन कौन से, देखो पेरेंट रॉक होता है, एक रिलीफ्स होता है, एक फ्लोरा फोना एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, टाइम होता है, क्लाइमेट, ये सब चीजें सोइल के फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, फैक्टर से ही। अब आप इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा दोस्तों कि किस किस प्रकार से इनको प्रभावित किया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। अब हम देखते हैं, फिर भी डाउट होता है दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा और समझ आने के बाद भी कमेंट कीजिएगा, जिससे हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़े और हम अगला जो पेपर है वो भी और शानदार तरीके से आपके लिए लेके आए। तो अगला देखिए यहाँ पर, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। दोस्तों फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में हमें बताना है और उसके क्या क्या इंपोर्टेंस होते हैं, क्या क्या आवश्यकताएं, क्या क्या हमारे जीवन में पड़ती है उनकी। तो देखिए, द इंपोर्टेंट ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स है दोस्तों? तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। बहुत शानदार, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, हमारा वायुमंडल कह लो, चाहे कुछ भी बोल दीजिए आप, तो उस प्रकार से हमारे आसपास के वातावरण को फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्या करता है, मेंटेन करता है दोस्तों, बैलेंस बनाए रखता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, शेल्टर मतलब उनको रहने के लिए, जैसे कोई भी जंतु जानवर होते हैं जो वाइल्ड होते हैं, मतलब कि जो जंगली होते हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो उनको प्रोवाइड करता है दोस्तों जंगल। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर्स, फ्रूट्स, रबर्स, पेपर, गम एक्सेट्रा, ये चीजें हमें इनसे मिलती है दोस्तों। मेनी टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। दोस्तों कई प्रकार के रॉ मटेरियल, कच्चा सामान मिलता है हमको इंडस्ट्रीज मतलब क्या होती है, उद्योगों के लिए, उसी से प्राप्त किया जाता है। कच्चा माल नहीं मिलेगा तो कोई भी सामान नहीं बन पाएगा। फॉरेस्ट हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशन और वी गेट मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर फॉरेस्ट। इस प्रकार से 6 पॉइंट है दोस्तों, ये हमारे वाइल्ड लाइफ, जो कि हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ होते हैं, जो किस प्रकार से हमें आवश्यक होते हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन 22 है, पूरी तरह कंप्लीट हो गया दोस्तों। फिर बोल रहा हूं, और हमको एक ही करना है दोस्तों, दोनों नहीं करने हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एक्सप्लेन इन डिटेल द बैटल ऑफ प्लेसी। बहुत शानदार बैटल, और जो युद्ध हुआ था वो बैटल था जो प्लेसी का, वो हमें बताना है दोस्तों। तो ध्यान से समझिएगा इसको भी। तो यहाँ पर जो क्या क्या, पहले तो हम पढ़ेंगे इसके रीजन, क्या कारण थे। इन 1757 यानी कि 1756 में यहाँ पर सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, इनको क्या बनाया गया था, बंगाल का नवाब बनाया गया था। बहुत शानदार है। अगला, द कंपनी वॉज वोरिड यानी चिंतित थी अबाउट द पावर एंड किंग ऑन अ पिपिट रूलर। पिपिट रूलर मतलब दोस्तों यहाँ पर जो होती है ना, उसकी जो कठपुतली शासन चाहती थी वो, एक तरह से हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड देयर प्रिविलेजेस, यानी कि जो कंपनी थी वो शक्ति के बारे में चिंतित थी और वो कठपुतली शासक पर उत्सुक थी और वो चाहती थी कि उनकी तरह ही काम किया जाए, ठीक है ना। स्वेच्छा से व्यापार रियासतें और उनके विशेषाधिकार, उनको क्या दे, स्वेच्छा से ही विशेषाधिकार दे दे और उनको व्यापार भी दे। कंपनी चाहती थी कि जो लोग हैं, वो जो संबंधित हैं, वो क्या करे, कठपुतली की तरह व्यापार करे, यानी जो कंपनी के है वो उसी के आधार पर काम करे, वो कंपनी चाहती थी। लेकिन वो इस चीज से चिंतित भी थी कि ऐसा कहीं नहीं हुआ तो, ठीक है ना। अब बैटल ऑफ प्लेसी क्या क्या कारण थे, ये तो हमने पढ़ा। अब क्यों हुआ था, क्या कारण था, सब चीज देखिए। आफ्टर नेगोटिएशन फेल्ड द नवाब मर्चेंट विद 30,000 सोल्जर टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट काश्मी बाजार, ठीक है। अगला सेकंड पॉइंट, देन ही मार्च्ड टू कलकत्ता टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर कंपनी फोर्ट देयर, वहां पर कंट्रोल हो गया था उनका। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लीव लीड टू द कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लेसी।
तो 1757 में रॉबर्ट क्लेवेन थी, उन्होंने लीड की थी कंपनी आर्मी को, किसके खिलाफ? सिराजुद्दौला के खिलाफ, कहां पर? प्लेसी में, ठीक है ना। आफ्टर दी वॉर, युद्ध के बाद सिराजुद्दौला वॉज किल्ड, यानी वो मारा गया, एंड मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, और फिर मीर जाफर को क्या बना दिया गया? बंगाल का नवाब बना दिया गया, किसके मारे जाने के बाद? उनको सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद। और कब मरा था वो? 1757 में। इट वॉज फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉज इन इंडिया, ये सबसे बड़ी विक्ट्री थी किसकी? कंपनी की, इंडिया में। ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन बन गया। कौन सी विक्ट्री सबसे बड़ी थी कंपनी की? सबसे बड़ी यही थी जहां पर उनको सिराजुद्दौला को मार दिया गया और बंगाल का नवाब बना दिया गया, किसको? मीर जाफर को बना दिया गया, जो कि कहां पर? जाफर को बना दिया गया, जो कि कहां पर हुआ था? प्लेसी में हुआ था, एक बैटल था, एक युद्ध था दोस्तों, ये भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा 23 का ये कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट है, जो कि अब दोस्तों हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर लास्ट का पॉइंट है, स्टेट मेन रीजन फॉर 1857 रिवोल्ट, यानी 1857 के रिवोल्ट के क्या क्या रीजन थे, क्या क्या कारण थे दोस्तों, वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, किंग एंड नवाब लॉस देयर पावर, जो किंग थे और नवाब थे वो अपनी पावर को पूरी तरह खत्म कर चुके थे। टिल देन द रूल ऑफ मुगल एम्पायर प्रिवेल्स इन द इंडिया, द ऑनर ऑफ दिस सो कॉल्ड मुगल एम्पायर वाज अ सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ द कंट्री। द कंपनी एवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डेंसिटी टू एंड। जब क्या हुआ कि पूरा मुगल का एम्पायर पूरा खत्म होने लगा, तो इस टाइप से टिल द रूल ऑफ मुगल एम्पायर, यानी तब तक जो चल रहा था, तो उस टाइम से क्या हो गया था, किंग और जो नवाब थे उन्होंने क्या खो दी थी? अपनी पावर को दोस्तों खो दिया था, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड पॉइंट दोस्तों, रेसिस्टेंटमेंट इन द प्लीसेंस एंड द सिपोय। अब देखिए इन द कंट्री साइड प्लीसेंस एंड द जमींदार, जमींदार कौन होते थे? जो खेती बाड़ी करते थे, जो किसी काम करते थे, वो जमींदार कहलाते थे। रिसेंटेड द हाईएस्ट टैक्स, उनसे हाई टैक्स वसूला जाता था दोस्तों। एंड द रिगेड मेथड टू रिवेन्यू कलेक्शन, द सिपोय रिमूव्ड फ्रॉम द आर्मी बिकॉज एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यू टू एन एम्प्लॉयमेंट। और उनको सिपोय थे उनको रिमूव कर दिया गया, किससे? अपनी उनकी आर्मी, दो आर्मी से। कौन सी आर्मी से? ब्रिटिश आर्मी से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, क्योंकि वहां पर क्या होता था, एक तरह से जमींदार लोगों से बहुत जो लगान वसूल होता था, ठीक है ना। अगला थर्ड पॉइंट है, सोशल एंड रिलीजियस रीजन। ब्रिटिश यूज्ड टू हेट इंडियंस, यानी जो ब्रिटिश थी वो इंडियन को मतलब एक तरह से नफरत टाइप में करती थी। इंडियन ट्रेडिशनल पीपल बिगेन टू सस्पेक्ट दैट देयर इन्फ्लुएंसेस वुड बी रिड्यूस्ड विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा दोस्तों आज पेपर पूरा एंड हमने कर लिया है। तो देखिए हमने यहां से हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, जो कि ये क्वेश्चन था, स्टेट मेन रीजन फॉर द 1857 रिवोल्ट, क्या क्या कारण थे दोस्तों। तो ये इस प्रकार से दोस्तों पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। मैं फिर बोल रहा हूं आपको श्योरिटी के साथ, आपको क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार से आने वाला है। आप पूरा एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। और अगला जो साइंस का पेपर है वो भी हम जारी करेंगे। और मैथ के पेपर में दोस्तों हम पूरी लाइव क्लास लगाएंगे और आपकी मैथ मात्र 5 दिनों के अंदर अंदर, वो भी 10 घंटे में, मान लीजिए आप, पूरी आपकी मैथ की पूरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। और डाउट होगा तो दोस्तों हम पूरा क्लियर करेंगे आपके कमेंट के आधार पर। और आप कोई भी ज्यादा कमेंट, एक बार कमेंट ज्यादा कीजिएगा, जिससे हमें और भी पता चले कि हम कोई डाउट हो तो हम उसको आसानी से क्लियर कर सके दोस्तों, आपके डाउट को भी, ठीक है। तो ये हमने दोस्तों आज पेपर कंप्लीट कर लिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।